नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए आपकी आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 152 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 153 नंबर पार्ट को देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न होता है स्टैटिक जीएस का प्रश्न होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को आप लोग बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से लिखिए। और इस समय से ही, अगर आज से ही आप लोग ठान लेते हैं तो आज से ही 2-2 प्रश्न, 4-4 प्रश्न, 6-6 प्रश्न आप लोग डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू नगण्य है, 100 नंबर का ही है। अगर आपने मुख्य परीक्षा को लिखा है अच्छे से तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और देखिए, मुख्य परीक्षा में जो बच्चे क्वालिफाई कराए जाते हैं वो 13 गुना होते हैं। तो एक सीट पर 13 लोग होते हैं। अब आपको लिखना ही नहीं है, 12 लोगों से बेहतर लिखना है। ये चीज़ें कैसे आएंगी? ये चीज़ें डेली लिखने से आएंगी। 214 दिन बचे हैं, ध्यान रखिएगा, 214 दिन बचे हुए हैं। अब इन्हीं दिनों में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इन्हीं दिनों की मेहनत आपके काम आएगी। अच्छे से चीज़ों को लिखने और पढ़ने का स्टार्ट करिए। 214 दिन ही हैं, इसी में आपको प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी कवर करना है, मुख्य परीक्षा का भी करना है, ऑप्शनल का भी करना है, हिंदी ऐसे भी करना है। तो आप सोच कर देखिए कि कितना समय है आपके पास में। इसीलिए मैं आप लोगों से डेली रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, अच्छे से, अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको लिखना पड़ेगा। आज से ही ठान लीजिए, पूरे जोशो जुनून के साथ में आंसर राइटिंग करिए, अच्छे से लिखिए, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। डेली एटलीस्ट आप इतना करिए, कम से कम 2 प्रश्नों को ही आप लोग डेली लिखिए, ठीक है। और जो आज का प्रश्न है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है आपका जीएस पेपर 3 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है आपकी 305 है और 125 शब्दों सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। फ्लोचार्ट के माध्यम से ये चीज़ें इसलिए भी बेहतर होती हैं क्योंकि देखिए, कितना भी आप मॉडल आंसर और सारी चीज़ों को पढ़ लें, लिख लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व होगा, जो आपकी आदत होगी, जिस तरीके से आप लिखते हैं, वही चीज एग्जाम हॉल में आप लिखेंगे जाकर। तो क्यों ना पॉइंट्स के आधार पर आप अपने शब्दों में चीजों को लिखिए। पॉइंट्स है आपके पास में। एग्जाम हॉल में जिस समय आप बैठे होते हैं, आपके सामने 20 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद यही सोचते हैं कि मुझे कौन कौन से इसमें डायमेंशन को कवर करूं, कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें ऐड करूं। उसी प्रक्रिया को इन्हीं 214 दिनों में बेहतर तरीके से इसी चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो सारी की सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। जो लोग अभी पीटी की तैयारी करें, सोच रहे हैं हम बाद में करेंगे, बाद में आप सोच कर देखिए कि कितना आप पीछे होंगे अगर वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है। तो अच्छे से, आज से ही अच्छे से चीज़ों को लिखना और पढ़ना स्टार्ट करिए। आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इन दोनों प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिए। प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां हैं कि ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और बेहतर तरीके से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। कुछ प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आपको सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे आप एक पेज है, एक पेज में आपने पैराग्राफ में लिखा है, उसी में आपने डेटा का भी प्रयोग किया है, उसी में आपने पॉइंट्स का भी प्रयोग किया है, उसी में आपने डायग्राम का भी उपयोग किया है, उसी में आपने फ्लोचार्ट का भी उपयोग किया है। तो आप सोचिए, देखिए कि आप ही का उत्तर आप ही लिख रहे हैं और देखिएगा आपका ही उत्तर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें सही मायने में अगर लिखी होंगी और सही तरीके से लिखी होंगी तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब दीजिए, इधर उधर नहीं। सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में पूछा क्या है, जो पूछा है उसी का जवाब दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को 125 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। डिजिटल भारत कार्यक्रम
खेत उत्पादकता और आय बढ़ाने में किसानों की सहायता कर सकता है। तो इसी को स्पष्ट करना है, ठीक है। या इस तरीके से ले लीजिए, डिजिटल भारत कार्यक्रम खेत और उत्पादकता और आय बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, प्रश्न को लिखना है। सबसे पहले तो आपको शुरुआत में डिजिटल भारत कार्यक्रम को बताना है, ठीक है, 1/3 में। फिर 2/3 में आपको बाकी चीज़ें जो मेन प्रश्न है कि भाई जो किसान हैं उनकी आय बढ़ाने में, खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में जो डिजिटल भारत कार्यक्रम है वो किस तरीके से लाभदायी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कार्यों को करना है, ठीक है, इस तरीके से उत्तर को लिखना है। अब देखिए, डिजिटल भारत कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करी गई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था के साथ कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाना। पहले तो हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी की पूरी जो संरचना है उसको डिजिटल बनाना, ई गवर्नेंस को, सारी चीज़ों को, सारी प्लेटफॉर्म को डिजिटली चीज़ों को बनाना, और इसके साथ में कृषि क्षेत्र को भी डिजिटल बनाना। इसमें क्या होगा कि जैसे मौसम का ज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान किसानों को पता लग जाएगा, तो फसलों का उत्पादन वो मौसम के अनुरूप करेंगे। बाज़ारों की जानकारी, भाई डिजिटल भारत कार्यक्रम जो है तो इसके माध्यम से आप सारी की सारी चीज़ें किसानों को उपलब्ध हो जाएंगी। भारत की जहाँ तक बात की जाती है तो डिजिटल भारत कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारे देश की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो है लगभग 68% है, और जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कृषि में संलग्न है, उसकी जनसंख्या, उसकी परसेंटेज कितना है? उसका परसेंटेज 58% है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजिटल भारत कार्यक्रम है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, डिजिटल भारत कार्यक्रम के 3 भाग हैं, 3 स्तरों पर यह कार्य करता है कि जैसे डिजिटल अवसंरचना का विकास करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई जो हमारे यहाँ की अवसंरचना है उसको डिजिटल बनाना, सारी की सारी प्रक्रियाएं, लेन देन, सारा कुछ ऑनलाइन हो, कुछ भी जानकारी आप चाहिए उसको ऑनलाइन प्राप्त कर सके। और क्या है कि जैसे जो भुगतान करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था में या किसी भी सेक्टर में जो पेमेंट की जाती हैं उसका वो डिजिटल रूप से हो, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़ें क्रियान्वित हों। और तीसरा भाग क्या है? डिजिटल साक्षरता, क्योंकि देखिए डिजिटल इकोनॉमी बनाने से देश डिजिटल नहीं होगा, उसके लिए आपको डिजिटली क्या है, डिजिटल साक्षरता, जो लिटरेसी है वो देनी होगी, लोगों में जागरूकता देनी होगी, जो शिक्षा है उसको देने की ज़रूरत है कि भाई आप ऐप तो आपने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अब चलाना कैसे है इसकी जानकारी तो होना ज़रूरी है ना, इसकी शिक्षा तो ज़रूरी है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ें हैं डिजिटल भारत कार्यक्रम की। अब अगले पार्ट में आप लोगों को क्या बताना है? अगले पार्ट में कि डिजिटल भारत कार्यक्रम किसानों को सहायता कैसे करेगा, कैसे करेगा। तो सबसे पहली चीज़ यही है, जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में जो डिजिटल सशक्तिकरण होगा। सशक्तिकरण का मतलब यह है कि सारी के सारी लेन देन और जो भी जानकारियां हैं, किसानों की समस्याएं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बेहतर रूप में क्रियान्वित हो सकेंगी और किसानों का डिजिटली सशक्तिकरण होगा। एक ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था होगी। भाई इकोनॉमी सही है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको डिजिटल ज्ञान, जो डिजिटल नॉलेज जो होती है वो तो होनी चाहिए ना। किसी भी चीज़ में आप डिजिटली इंटरनेट की जानकारी, जो ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, पोर्टल हैं, उनकी जानकारी, किस तरीके से हमें क्वेरी लेनी है या अपनी समस्याओं को सॉल्व करना है, इनकी जानकारी। तो क्या है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या करेगा? एक ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास करेगा। और क्या है, डिजिटल भारत कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2.5 लाख गांवों में एक वैश्विक दूरसंचार सेवा, यानी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सेवा जो होती है, जिसके माध्यम से हम लोग बात करते हैं, और ब्रॉडबैंड सेवा, इंटरनेट सेवा, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत, जो कि किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगी जाके। और क्या है, कृषि में गवर्नेंस, कृषि गवर्नेंस में क्या है कि जैसे डिजिटल भुगतान हो गया, डिजिटल साक्षरता हो गई, लोगों में जागरूकता, ये सारी की सारी चीज़ें कृषि गवर्नेंस में के अंतर्गत आ जाएंगी।
अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि किसानों को जो डिजिटल भारत कार्यक्रम है, इसके माध्यम से सही मौसम का पूर्वानुमान पता लगेगा, जिससे जो किसान लोग हैं वो अपने फसलों का उत्पादन जो है वो मौसम के अनुरूप करेंगे बेहतर तरीके से। जो फसल उत्पादकता है वो बढ़ेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। ठीक है। अब सही दाम नहीं मिलते छोटी सी मार्केट में, तो भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई नैम के माध्यम से, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो पोर्टल है उसके माध्यम से रेट्स की जानकारी मिल सकती है कि कहाँ पर कौन सी मार्केट में कहाँ क्या रेट चल रहा है फसलों का। तो इससे क्या है, जो किसानों की समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकेंगी, उनको उचित दाम मिल सकेगा फसलों का, और उनको एक अच्छी खासी आय यानी पैसा मिल सकेगा उनके अच्छे जीवन यापन के लिए, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। कृषि की जो समस्याएं हैं उनका निदान करेगा डिजिटल भारत कार्यक्रम, कि जैसे फसल कौन सी बोनी है, हमें बीज कौन से उपयोग करने हैं। अब जैसे सोच कर देखिए, एक ग्रामीण क्षेत्र में बैठा व्यक्ति अगर कृषि अनुसंधान केंद्र में फ़ोन करता है, वहाँ से जानकारी लेता है, तो उसको सटीक जानकारी, अच्छी जानकारी और उपयोगी जानकारी मिलेगी कि हमें कितनी जो कीटनाशक हैं वो किस तरीके से मिलाने हैं, हमें जैविक उर्वरकों का किस तरीके से उपयोग करना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है, जो भी कृषि की समस्याएं हैं, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से भी दी जाती है। अन्य जो डिजिटल भारत कार्यक्रम है इसके माध्यम में, इंटरनेट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर, गूगल कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। लेकिन हाँ, एक डिजिटल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साक्षरता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाजार मूल्य का ज्ञान हो सकेगा, किसानों को अच्छा दाम मिल सकेगा। और क्या है, डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो जीपीआरएस है, जीपीआरएस के तहत जियो इमेजिंग सेवाएं भी मिलेंगी कि भाई कहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से जो आपके खेत हैं, किसानों के खेत है, कहाँ पर फसल अच्छी नहीं हुई है, कहाँ पर अच्छी हुई है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है जियो इमेजिंग के माध्यम से सेवाएं ले सकते हैं किसान लोग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कृषि और किसानों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं हम लोग तो। अब देखिए, डिजिटल भारत कार्यक्रम जो है इसके माध्यम से मानसून की जानकारी, चक्रवात, तूफान, बाढ़, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है। तो ये ओवरऑल में कहें तो डिजिटल भारत कार्यक्रम हर तरीके से किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसानों के लिए। ठीक है। उनके जो कृषि कार्य हैं और उनका जो जीवन यापन है, जो जीवन शैली है, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जाकर। ठीक है। तो इस तरीके से 125 शब्दों में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्न को लिखना है। इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 का जो पेड ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। जो लोग भी अपना पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर है 9140085178, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छे से डेली आप लोग 2 प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर लिखते रहिए। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 306 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखिए। समसामयिक प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती है। प्रत्येक प्रश्न को लिखने से पहले कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, किसी भी भाषा में लिखते हैं तो आपको उस भाषा की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन आप ज़रूर उपयोग कीजिए। कोटेशन डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, कोटेशंस में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं कि जैसे जो कविता है, श्लोक हैं, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों का उपयोग करिए। प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में क्या है कि जैसे आप जो फ्लो चार्ट है, डेटा है, डायग्राम है और जो अच्छे शब्द हैं, जो अच्छे कीवर्ड हैं, उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखने और पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति को बताइए। न्यायपालिका, जो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, जुडिशरी है, तो जो न्यायपालिका है उसमें महिलाओं की सहभागिता या भागीदारी कितनी है, इसको आपको स्पष्ट रूप से बताना है।
ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके बाद अन्य अधिवक्ताओं और अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भारत में सबसे पहले न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति क्या है, इसको बात करते हैं। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं तो वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, 34 जो हैं, 34 न्यायाधीश हैं। अब इन 34 लोगों में से केवल दो महिलाएं हैं, 2 महिला न्यायाधीश हैं। आप सोच कर देखिए कि कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना विभेद है। भाई ऐसा नहीं है क्या महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल है, और महिलाओं की भागीदारी और सुनिश्चित की जानी चाहिए न्यायपालिका में। अभी तक ध्यान रखिएगा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ये हमारे देश की विडंबना है। बनना चाहिए भाई, बिल्कुल बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नॉलेज नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चुनौतियां निकल कर आ रही हैं कि भाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं है न्यायपालिका में। 70 सालों में, ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद से 70 सालों में केवल 8 महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। 8। सोच कर देखिए कितनी कम संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये एक चीजें निकल कर आती हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। पहली महिला थी फातिमा बीवी, तो इनको न्यायाधीश बनाया गया था। टोटल 8 अभी तक बनी हैं, और 8 में से 1989 में एक पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, न्यायाधीश की बात हो रही है। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो 403 पुरुषों की तुलना में 17 महिला अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो आप सोच कर देखिए कि कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है महिला और पुरुष में। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे रीजन हैं। देखिए, एक पुरुष मानसिकता जो है कि महिला कुछ नहीं कर सकती, महिला आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये चीजें गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, महिलाओं की भागीदारी को अब बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका में भी बढ़नी चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने देख लिया, अब उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में क्या है कि जैसे न्यायाधीशों की संख्या, अगर ओवरऑल में हम लोग कहें तो न्यायाधीशों की संख्या 1113 है। अब इनमें केवल 80 महिलाएं न्यायाधीश हैं। सोच के देखिए कितना कम परसेंटेज है, 7.2%। 7.2% महिलाएं जो हैं वो न्यायाधीश हैं, बाकी पुरुष हैं। तो ये क्या दर्शाता है, हमारे समाज का जो विभाजन है, किस तरीके से महिला पुरुष और आगे पीछे में बांटा गया है, ये चीजें दिक्कत में डालती हैं। भाई समाज जो है समानता के आधार पर सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, संविधान में है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब चीजें आती हैं तो वो चीजें बेहतर रूप से नहीं क्रियान्वित की जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा डालता है आकर पुरुष मानसिकता। पुरुष मानसिकता कि मैं एक लड़का हूं और अगली एक लड़की है। ये जो मानसिकता है यही समाज को पीछे ले जाती है। ठीक है, अब देखिए, जो एक और विडंबना है कि जैसे जो हाई कोर्ट्स हैं, तो 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं, 6 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जैसे मणिपुर है, मेघालय है, पटना है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है। इन पे कोई महिला न्यायाधीशें नहीं है। अब सोच कर देखिए कि कितना दबदबा पुरुषों का है। ठीक है, तो ये चीजें दर्शाती हैं कि जो हमारी यहाँ की न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उसमें महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है। अब अगली चीज क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों की बात कर लेते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनकी जो स्थिति है थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी ठीक है। कि जैसे कई राज्यों में क्या है कि ओवरऑल में अगर बात करें तो 27% महिलाएं न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब
विभिन्न राज्यों में क्या है, कई राज्यों में विषमताएं हैं, कई राज्यों में इनका अच्छा प्रतिनिधित्व है। लेकिन अधिवक्ता के स्तर पर बात करते हैं तो अधिवक्ता के स्तर पर भी, जैसे पूरे देश में अगर हम पंजीकृत अधिवक्ताओं की बात करते हैं, ठीक है, तो उनमें मात्र 15% ही महिलाएं हैं। तो यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए समाज जो कहते नहीं है कि एक जो परिवार बनता है महिला और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है, किसी एक से नहीं। आप सोच कर देखिए, किसी एक फैमिली में पुरुष है महिला नहीं है, या महिला है पुरुष नहीं है, तो वो फैमिली किस तरीके से चलती है, किस तरीके से सर्वाइव करती है। तो इन चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से लिखना है। अपने शब्दों में, निष्कर्ष के रूप में आप लोग अपने शब्दों में लिखिए कि हाँ, किस तरीके से इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, किस तरीके से जो महिला सशक्तिकरण है न्यायपालिका में उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ों को मात्र 125 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास करिए, बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए, और जो 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं डेली, इनको बेहतर ढंग से लिखिए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 के ग्रुप में, पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और जो लोग भी जिन लोगों को यह प्रक्रिया अच्छी लगती है कि हाँ भाई यह उपयोगी है, तो बिल्कुल 2021 पीसीएस मेंस का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।